जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में लास्ट टॉपिक कवर किया था प्रतिरोध। और जिसमें हमने आपको बताया था कि प्रतिरोध जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक श्रेणी क्रम प्रतिरोध होता है और दूसरा आपका जो होता है पार्श्वक्रम प्रतिरोध या समांतर प्रतिरोध होता है, ठीक है? हमने श्रेणी क्रम प्रतिरोध और पार्श्वक्रम प्रतिरोध में आपको अंतर बताए और साथ में उसके जितने भी मेन टर्म थे उन सारे टर्मों को भी हमने देखा। आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो श्रेणी क्रम प्रतिरोध होता है वो हमारे व्यवहारिक जीवन में उपयोगी क्यों नहीं होता है और इसकी सीमाएं जो होती है कहाँ से कहाँ तक होती हैं, ठीक है? मतलब इनको कहाँ यूज कर सकते हैं और कहाँ पर यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं श्रेणी क्रम प्रतिरोध की सीमाएं। देखिए, सबसे पहली बात कि श्रेणी क्रम प्रतिरोध जो होता है ये क्या नहीं होता है भाई? ये व्यवहारिक नहीं होता है। सबसे पहला बात कि ये हमारे व्यवहारिक नहीं होते हैं। कौन? श्रेणी क्रम प्रतिरोध। इन्हें हम घरों में नहीं लगा सकते हैं। अच्छा सर, क्यों नहीं लगा सकते हैं? तो इसके पीछे भी अ, कारण है। क्योंकि किसी भी विद्युत परिपथ में विद्युत बल्ब तथा विद्युत हीटर को संयोजित नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर हम चाहें कि इस श्रेणी क्रम प्रतिरोध में कि हम हीटर भी चला लें, हम बल्ब भी जला लें, ठीक है? सेम ही करंट पर हम हीटर भी चला लें और बल्ब भी जला लें और साथ में हम एसी, कूलर, पंखा जो भी है, जो भी उपकरण है उन सबको चला लें। तो ऐसा संभव नहीं है क्योंकि एसी के लिए ज़्यादा करंट की आवश्यकता होती है, फ्रिज के लिए ज़्यादा करंट की आवश्यकता होती है, पंखे के लिए कम करंट की आवश्यकता होती है, बल्ब के लिए कम करंट की आवश्यकता होती है। और ये क्या होता है कि इसमें जो होती है खराबी क्या होती है श्रेणी क्रम प्रतिरोध में कि हर एक परिपथ में धाराएं जो होती हैं सेम होती हैं, करंट सेम होता है। इसलिए ये जो होते हैं हमारे श्रेणी क्रम प्रतिरोध हमारे व्यवहारिक जीवन में, है ना, या व्यवहारिक ये नहीं होते हैं, हमारे व्यवहारिक नहीं होते हैं, यानी कि हमारे घरों के लिए ये अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसका यह कारण है कि इन्हें उचित प्रकार से कार्य करने के लिए अगर इसको अच्छे तरह से काम करवाना है ना, करने के लिए अत्यधिक भिन्न मानों वाले विद्युत धाराओं की आवश्यकता होती है, जो कि ये अलग भिन्न भिन्न मान वाले विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते हैं। अर्थात इसलिए हम लोग श्रेणी क्रम प्रतिरोध का उपयोग नहीं करते हैं। अच्छा जी, इसमें परिपथ का अगर एक अवयव कार्य करना बंद कर देता है ना मेरे भाई, एक अवयव अगर श्रेणी क्रम प्रतिरोध के एक परिपथ अगर काम करना छोड़ देगा या एक अवयव इसमें काम करना बंद कर देता है ना, तो अन्य सारे जितने अवयव होते हैं ना, अन्य जितने भी, जैसे आप देखिएगा कि आप दिवाली में एलईडी लेकर के आते हैं। आप देखिएगा एलईडी का अगर एक परिपथ टूट जाता है ना तो एलईडी के सारे बल्ब जो होते हैं जलना बंद कर देते हैं, ठीक है? तो ये बताइए, क्या वो अच्छे हैं आपके घरों के लिए? नहीं अच्छे हैं भाई। भाई एक परिपथ टूटने पे पूरे बल्ब खराब हो गए, ठीक है? तो ये अच्छे नहीं होते हैं, ठीक? ओके। तो यही क्या है कि इसमें परिपथ का एक अवयव कार्य करना अगर बंद कर देता है ना, तो अन्य परिपथ भी क्या करते हैं? टूट जाते हैं, जिसके कारण अन्य परिपथ में धाराएं नहीं आती हैं और पूरे परिपथ बेकार हो जाते हैं। ठीक है? यही कारण है कि हम जो होता है श्रेणी क्रम प्रतिरोध का यूज नहीं करते हैं, ठीक? अपने व्यवहारिक जीवन में विद्युत धारा के तापीय प्रभाव, यानी कि विद्युत धारा पर कोई भी डिवाइस चल रहा है, ठीक है? जैसे ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं, आप मोबाइल चलाते हैं। मोबाइल क्या करते हैं? चलाते हैं। तो मोबाइल जब चलाते हैं तो मोबाइल कुछ समय में हीट हो जाता है। क्या होता है? हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो जब आप मोबाइल चलाते हैं
तो मोबाइल चलाने में जो धारा यूज होती है, ठीक है, और जो धारा बच जाती है वो मोबाइल के उपकरण को वो हीट करने में उपयोगी होने लगती है, यूज होने लगती है। क्या होने लगती है? हीट हो करने में उस डिवाइस को यूज होने लगती है। जब वो डिवाइस को चलाने के बाद जो आपके करंट बचते हैं, वो करंट उस डिवाइस को हीट करने में चले जाते हैं। तो वो करंट जो बेकार करंट हैं, जो उपकरण को हीट करने में उपयोग हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। यानी कि विद्युत धारा से वो डिवाइस हीट हो जाए तो उसी को क्या कहते हैं? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। जैसे विद्युत धारा बनाए रखने में खर्च हुई स्रोत, ठीक है, खर्च हुई स्रोत की ऊर्जा का कुछ भाग उपयोग हो जाता है, ठीक है, कुछ भाग पंखा को चलाने में उपयोग हो जाता है, और कुछ जो होते हैं आपके धारा, है ना, विद्युत धारा बच जाती हैं, है ना, तो वो क्या होती हैं? स्रोत की ऊर्जा का शेष भाग जब बच जाता है तो वो क्या करता है ना, उस भाग में जो वो अवयव होते हैं ऊष्मा को उत्पन्न करने में खर्च होता है। क्या करता है? उस अवयव को ऊष्मा में, है ना, तब्दील करने में खर्च हो जाते हैं, है ना। जो आपके उपकरण होते हैं उन उपकरणों में ताप का वृद्धि हो जाता है, यानी कि वो गर्म हो जाते हैं। चाइनीज मोबाइल पहले जो आते थे ना, जब आप उसको कुछ टाइम चलाते थे ना, तो वो कुछ टाइम के बाद जो होता था, वो क्या हो जाता था? हीट हो जाता, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता, बहुत गर्म हो जाता, तो उसको रख देते थे। आजकल भी मोबाइल बहुत सारे हैं जो जिसमें आप बहुत लॉन्ग टाइम चलाते हैं तो मोबाइल हीट हो जाता, गर्म हो जाता है। तो कुछ जो होती है, जो विद्युत धारा होती है उस मोबाइल को चलाने में खर्चा होती है, और जो शेष धाराएं बचती हैं ना, जो शेष धाराएं बचती हैं उस मोबाइल को हीट करने में उपयोगी हो जाती हैं, उपयोग हो जाती हैं, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक, ओके। जूल का तापीय नियम जो होता है, किसका? जूल का तापीय नियम जो होता है, क्या होता है? हीट हीट क्या होता है? समानुपाती होता है धारा के स्क्वायर के। किसके? धारा के स्क्वायर के। कहा जाता है ना, कि अगर हम क्या करते हैं कि अगर धारा को क्या करते हैं? अगर किसी परिपथ में हम धारा को दोगुना कर देते हैं, क्या करते हैं? दो गुना करते हैं, तो हमारा जो हीट होता है, जो ऊष्मा होता है, वो 4 गुना हो जाएगा उसका। जैसे जो हीट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? धारा के स्क्वायर के। अगर हम धारा को 2 गुना करते हैं तो हीट कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर आई की जगह 2 रखिए तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो हीट जो होगा 4 गुना बढ़ जाएगा। इसका मतलब अगर हम हीट को 2 गुना करेंगे ना, तो अगर हम धारा को 2 गुना करते हैं तो हीट 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर हम धारा को क्या करते हैं? कितना बताइए? अगर जो धारा है ना उसको हम 2 गुना क्या करते हैं? घटा देते हैं। धारा को अगर 2 गुना घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? जो हीट रहेगा ना वो 4 गुना घट जाएगा। कितना भैया? 4 गुना घट जाएगा हीट। अब मान लो आप मोबाइल चला रहे हो, धारा जा रही है, मोबाइल बंद कर दो, हीट क्या हो जाएगा बताओ? जब धारा ही नहीं जाएगी उसमें तो हीट धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो इसका मतलब जो होता है, हीट जो होता है समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है किसके? धारा के स्क्वायर के, ठीक। अच्छा, हीट जो होता है समानुपाती होता है प्रतिरोध के भी, है ना। हीट किसके समानुपाती होता है? प्रतिरोध के भी। अगर किसी परिपथ में हम क्या करते हैं? प्रतिरोध को, है ना, अगर बढ़ाते हैं तो हीट भी क्या होगा? बढ़ जाएगा,
हीट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर प्रतिरोध को घटाते हैं ना तो हीट भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर प्रतिरोध को 2 गुना बढ़ा देते हैं तो बताइए हीट कितना बढ़ जाएगा, 2 गुना बढ़ जाएगा। प्रतिरोध को 2 गुना घटा देते हैं तो हीट भी क्या हो जाएगा, 2 गुना घट जाएगा। ठीक है। अच्छा, हीट जो होता है ये समानुपाती होता है समय के। अगर हम किसी परिपथ में जितने ज़्यादा टाइम तक हीट को धारा प्रवाहित करेंगे उतना ही ज़्यादा हीट उत्पन्न होगा, उतना ही ज़्यादा हीट उत्पन्न होगा। इसका मतलब अगर हम समय बढ़ाते हैं तो हमारा क्या बढ़ जाएगा, हीट बढ़ जाएगा। और समय घटाते हैं तो हीट भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा आपका। किसी मोबाइल को आप लॉन्ग टाइम चलाएंगे तो समय क्या होगा, बढ़ेगा ना। तो जैसे जैसे उस डिवाइस को चलाने में समय बढ़ेगा वैसे वैसे उसमें हीट भी बढ़ता रहेगा। और जैसे जैसे हम उसमें समय को कम करते जाएंगे हीट भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। ठीक है, ये क्लियर हुआ। ओके मेरे भाई। अब देखिए, अब इन सब को अगर हम यहाँ से क्या हटा दे बताओ। ये जो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन है ना, ये जो समानुपाती का जो साइन है इसको हटाएंगे तो इसके जगह पे बराबर आ जाएगा। इसके जगह पे क्या आ जाएगा, बराबर। और यहाँ पर धारा का स्क्वायर, प्रतिरोध प्रतिरोध और इनटू टाइम, इन सब का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो देखो हीट बराबर हो जाएंगे धारा के स्क्वायर इंटू प्रतिरोध इंटू टाइम के हो जाएगा। तो ये हीट इसके भी बराबर होता है। तो आपने हीट के कितने देखे, 4 मेजर चीज को देखा। 4 चीज आपको याद रखने हैं। अगर हीट, देखिए धारा को 2 गुना करते हैं तो हीट कितना हो जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, 4 गुना। क्योंकि हीट जो होता है समानुपाती होता है धारा के स्क्वायर के। हीट जो होता है समानुपाती होता है प्रतिरोध के। हीट समानुपाती होता है समय के। और हीट बराबर होता है धारा की स्क्वायर इंटू प्रतिरोध इंटू समय के। ठीक है, ओके। अब ध्यान दें, विद्युत तापन युक्तियां या यंत्र। विद्युत तापन युक्तियां या यंत्र यानी कि जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ऐसा कोई डिवाइस है जो विद्युत धारा पाते ही वो डिवाइस गर्म होता है। क्या होता है, गर्म होता है और ऊष्मा पैदा करता है। ऐसे डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत तापन युक्तियां या यंत्र कहते हैं। जैसे विद्युत इस्त्री, उसको आप करेंट देते हैं तो वो क्या होता है, हीट होता है। वो क्या होता है, हीट होता है। और हीट होकर के हमको क्या देता है, बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा देता है। ठीक, जैसे विद्युत टोस्टर हो गए, विद्युत तंदूर हो गया, ठीक है, आपका विद्युत केतली हो गई, है ना, विद्युत हीटर हो गया। ये सब क्या करते हैं भाई, ये क्या हैं, तो ये विद्युत, है ना, तापन युक्तियां हैं, यंत्र हैं जो विद्युत के लेते हैं और उसको ताप में कन्वर्ट कर देते हैं, ऊष्मा में बदल देते हैं, है ना। ऐसे डिवाइस क्या कहलाते हैं, विद्युत तापन युक्तियां कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा, विद्युत तापन का उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने में भी होता है। जो विद्युत तापन युक्तियां है ना, इसका उपयोग प्रकाश क्या उत्पन्न करने में भी होता है। ठीक, जैसे कि हम विद्युत बल्ब में देखते हैं कि क्या करता है, देखते हो आपकी एक विद्युत बल्ब होता है, जो इस विद्युत बल्ब में आपने क्या देखा होगा कि इस विद्युत बल्ब में यहाँ पर ऐसे ये होता है जिसका नाम होता है फिलामेंट, और है ना। और इसमें आप देखे होते हो को इस विद्युत बल्ब में क्या होता है बताइए, इसमें आर्गन और नाइट्रोजन गैस भरी होती है। क्या होती है, आर्गन और नाइट्रोजन गैस। और ये जो विद्युत फिलामेंट जो होता है ना, ये टंगस्टन का बना होता है। और जब इसमें जब धारा प्रवाहित होती है ना तो ये हीट होकर के ग्लो करने लगते हैं, जलने लगते हैं, प्रकाशित होने लगते हैं, यानी कि प्रकाश उत्पन्न करने लगते हैं। तो इसका जो होता है विद्युत तापन युक्तियों का उपयोग सिर्फ हीट करने में ही नहीं उपयोग करते हैं हम लोग, इसको प्रकाश
उत्पन्न करने भी में ही इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब प्रकाश को उत्पन्न करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका? विद्युत तापन युक्तियों का। ठीक है, ओके। इसका जो होता है उपयोग, विद्युत तापन युक्तियों का उपयोग जो होता है, यंत्रों का उपयोग जो होता है ना, क्या विद्युत फ्यूज में भी किया जाता है। जो आपका इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है, जो आपके घर में जो मेन बोर्ड होता है, वहां पर देखिएगा फ्यूज लगा होता है, विद्युत फ्यूज लगा होता है। वो विद्युत फ्यूज क्या काम करता है मेरे भाई? वो विद्युत फ्यूज काम करता क्या है कि जब ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अचानक हमारे बोर्ड में आ जाता है ना, यानी कि जब ज़्यादा क्या बोलते हैं करंट आ जाता है, तो जो विद्युत फ्यूज होता है वो पिघल जाता है, क्योंकि उसका गलनांक जो होता है बहुत कम होता है। लेकिन जो आपका विद्युत बल्ब होता है ना, जो ये टंगस्टन होता है, इसका गलनांक बहुत उच्च होता है, लगभग जो होता है 3380 डिग्री सेल्सियस से, है ना, 3400 डिग्री सेल्सियस तक होता है। किसी बुक में 3380 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, तो किसी बुक में जो होता है 3400 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है। तो अप्रोक्सीमेटली इन दोनों के बीच में ही इनका जो होता है गलनांक होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इनका उच्च गलनांक होता है। ठीक है, लेकिन जो फ्यूज होते हैं, फ्यूज, विद्युत फ्यूज जो होते हैं, हाँ, इनके जो गलनांक होते हैं ये कम होते हैं। इनके गलनांक क्या होते हैं? कम होते हैं। अगर इनका गलनांक ज़्यादा कर दिया जाएगा तब मेरे भाई क्या होगा बताओ, आप ही सोच के बताओ। तो सर जी, अगर गलनांक इनके बहुत ज़्यादा कर दिया जाएगा ना, तो करंट जब ज़्यादा आएगा तो घर में ऐसे चीज़ होते हैं जो कम वोल्टेज, कम करंट पे चलते हैं, वो तुरंत ब्लास्ट कर जाएंगे, जल जाएंगे। ठीक है, और बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। इसीलिए जो होती हैं, जो विद्युत फ्यूज होता है, इनको घरों में लगाया जाता है, ताकि जब ज़्यादा करंट आए, ज़्यादा वोल्टेज आए, तो वो क्या हो जाए, अचानक जो है पिघल जाए या जल जाए, जिसके कारण आगे जो है घरों में करंट सप्लाई न हो पाए और हमारे जो भी उपकरण हैं वो जलने से, है ना, बच जाए। ठीक, ओके। अच्छा, आजकल तो ये बहुत कम लोग यूज करते हैं विद्युत फ्यूज का। आजकल तो लोग एमसीबी लगा रहे हैं। उसमें क्या होता है कि जब ज़्यादा मात्रा में करंट आता है ना, जब ज़्यादा अचानक करंट बढ़ जाता है ना, तो एमसीबी फटाक से गिर जाता है और सारी लाइटें कट जाती हैं। ठीक है, तो ये उपकरण हमें घर में लगाना चाहिए, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत चीज़ों से हम बच सकते हैं, हानियों से। अब हम समझेंगे विद्युत बल्ब। देखिए, विद्युत बल्ब क्या? बल्ब तंतुओं तंतुओं का कह रहा है कि बल्ब तंतुओं को बनाने के लिए टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। जो बल्ब होते हैं ना, बल्ब के जो ये तंतु होते हैं, इनका ना, इनको बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? टंगस्टन का उपयोग किया जाता है मेरे भाई, है ना। इसका गलनांक बिंदु जो होता है ना, इसका क्या होता है, गलनांक बिंदु जो होता है, ये कितना होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना इसका 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। 3380 डिग्री सेल्सियस से 3400 डिग्री सेल्सियस होता है, अभी हमने आपको बताया हुआ है। ठीक है, ठीक। और इसके अंदर कौन कौन गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी जाती है। जब भी आपको पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो होती है कौन सी गैस भरी जाती है, तो आपको बताना है कि नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी जाती है। ठीक, जिसके कारण जो होती है, कभी कभी आप देखना जब इलेक्ट्रिक बल्ब ब्लास्ट करता है ना, तो बहुत तेज आवाज करता है, बहुत तेज बम से आवाज करता है। ठीक, अब देखिए विद्युत फ्यूज, ये हमने आपको बता दिया। विद्युत फ्यूज क्या होता है? जब बहुत ज़्यादा ओवर लोड करंट बढ़ जाता है, करंट जब ओवर हो जाता है ना, तो ये क्या होता है कि विद्युत फ्यूज जो होता है ये जल जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है ओवरलोड के कारण, जो आगे जो होती हैं लाइटें नहीं जाने देता है, और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, जो भी उपकरण घर में लगे होते हैं नुकसान होने से बच जाते हैं। तो यही मैंने लिखा, विद्युत परिपथ को अति धारा ओवर करंट से बचाता है। कौन? विद्युत फ्यूज। जैसे कि शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड की स्थिति में यह एक धातु तार से बना होता है।
किससे बना होता है विद्युत फ्यूज? धातु तार से बना होता है। जो अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने पर ये क्या होता है, प्रवाहित होने पर खुद पिघल जाता है और जिससे परिपथ टूट जाता है और विद्युत प्रवाह रुक जाता है, जिससे विद्युत, है ना, विद्युत उपकरण में अत्यधिक धारा से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। ठीक, क्लियर हुआ? ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ध्यान दें अब आगे। देखिए मेरे भाई, ये है हमारा विद्युत शक्ति। अब ये विद्युत शक्ति क्या होता है, देखिएगा ध्यान से। किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर को क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर को क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। मतलब करंट को, मान लीजिए आपने ये करंट या ए से बी तक पॉइंट तक आपने करंट को लेकर गया, तो करंट आप यहाँ से यहाँ तक लेकर जाएंगे तो कुछ ना कुछ ऊर्जा का खर्च होगा कि नहीं होगा? कुछ ऊर्जा लगेगा कि नहीं? तो ऊर्जा की खर्च की जो दर होती है ना, यानी कि ऊर्जा क्षय होने की दर को ही क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? विद्युत शक्ति कहते हैं। ए से बी तक अगर आप करंट लेकर जाएंगे तो कुछ ऊर्जा का क्षय होगा, इसी क्षय की दर को ही हम क्या कहते हैं बताइए? विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी कि जो है ना, विद्युत शक्ति यानी कि पावर जो होती है, पावर, इसको क्या बोलते हैं? पावर मतलब विद्युत शक्ति जो है ये बराबर होता है आई बटे समय के। आई मतलब धारा बटे समय के। ये आई किसको बताता है? धारा को। यानी कि विद्युत जो होती है शक्ति बराबर होता है धारा बटे समय। विद्युत शक्ति किसके बराबर होती है? धारा बटे समय के। विद्युत शक्ति जो होती है वो किसके बराबर होती है बताइए? वोल्ट इंटू किसके? धारा के। विद्युत शक्ति किसके बराबर होती है? देखिए, जब आपसे ये तीनों चारों चीज पूछा जा सकता है परीक्षा में। अगर आपसे पूछा जाएगा विद्युत शक्ति किसके बराबर होती है, तो कहेंगे धारा बटे समय के। विद्युत जो होती है शक्ति किसके बराबर होती है? तो वोल्ट इंटू धारा के। विद्युत शक्ति किसके बराबर होती है? तो धारा के स्क्वायर इंटू प्रतिरोध के। धारा के स्क्वायर इंटू प्रतिरोध के। और विद्युत शक्ति बराबर होती है क्या? वोल्ट के स्क्वायर बटे प्रतिरोध। क्या होती है? जो क्या बोलते हैं, हमारा विद्युत शक्ति जो होती है वो होती है किसके? वोल्ट के स्क्वायर बटे धारा के। तो चार चीज आपको याद रखने हैं, चार नियम याद रखने हैं आपको विद्युत शक्ति के, कि विद्युत शक्ति होता है बराबर धारा बटे समय। विद्युत जो शक्ति होता है वो होता है वोल्ट इंटू धारा। विद्युत शक्ति होता है धारा का स्क्वायर इंटू प्रतिरोध। और विद्युत शक्ति जो होता है वो होता है वोल्ट का स्क्वायर बटे प्रतिरोध के। ठीक है, और इसका एसआई मात्रक याद रखिए। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। अगर आवेश का एसआई मात्रक आपसे पूछे मेरे भाई, तो आवेश का एसआई मात्रक बताइए क्या होता है? तो सर जी आवेश का एसआई मात्रक जो होता है कूलाम होता है। धारा का एसआई मात्रक बताइएगा क्या होता है? तो देखिए धारा का एसआई मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। क्या होता है बताइए? एम्पियर होता है। ठीक है, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है बताइए? जूल होता है। समझ गए आप? ठीक है। अच्छा, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। अब याद रखने हैं आपको, ये सारे कंसेप्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, एक वोल्ट जो होता है, एक वोल्ट जो होता है, सॉरी एक वाट जो होता है किसके बराबर होता है? एक वाट बराबर होता है एक वोल्ट इंटू एक एम्पियर। अगर आपसे पूछा जाएगा कि एक वाट किसके बराबर होता है, तो कहेंगे एक वाट जो होता है, देखिए ध्यान से, ये देखिएगा आप ध्यान से समझिएगा कि पावर जो होता है, जो शक्ति होता है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? वाट। तो देखिए एक वाट बराबर किसके होता है? वोल्ट। एक वोल्ट इंटू धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो
तो 1 वाट बराबर जो होता है 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। 1 वाट बराबर जो होता है 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, ठीक है। और 1 वाट जो होता है 1 वाट जो होता है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर बराबर 1 वोल्ट इंटू एम्पियर, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। वही चीज लिखा गया है, आप समझ सकते हैं। ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक जो होता है, ऊर्जा का व्यवसायिक जो मात्रक होता है, ठीक है, वो किलोवाट घंटा होता है, हावर। किलो वाट हावर होता है, किलो वाट हावर। के मतलब किलो, डब्ल्यू मतलब वाट, एच मतलब हावर, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, आप अपने घर में बोलते हैं ना कि हमारे घर में 1 किलो वाट का, 1 किलो वाट हावर का जो होता है, 1 किलो वाट का आपका क्या लगा है, मीटर लगा हुआ है। कितने लोग कहते हैं 2 किलो वाट का मीटर लगा हुआ है। तो 1 किलो वाट बोलिए या 1 यूनिट बोलिए, ठीक है, बात सेम है। तो 1 किलो वाट हावर जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 किलो वाट हावर जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है 3.6 इंटू 10 को और 3.6 इंटू 10 को और 6 जूल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 6 जूल के बराबर होता है। समझ गए आप। 1 किलो वाट जो होता है हावर किसके बराबर होता है, तो कहेंगे 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। 1 किलो वाट बराबर किसको होता है, 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है 1 किलो वाट। आप 1 किलो वाट बोलिए या 1 यूनिट बोलिए, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, 1 यूनिट अगर पूछा जाएगा किसके बराबर होता है, तो कहेंगे 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। कितने, 6 जूल के बराबर होता है। क्लियर, ओके। अब हम आपको ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम से, ठीक है, ओम के नियम से आपको हम जो श्रेणी क्रम प्रतिरोध होता है उसका कुल रेजिस्टेंस का फार्मूला सिद्ध करके दिखाएंगे। अगर मान लीजिए कोई हमारा श्रेणी क्रम प्रतिरोध है जिसमें 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं। कितने प्रतिरोध लगे भाई, 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं। और हमसे कहा कि बताइए इस पे कुल जो है प्रतिरोध कितना होगा। तो हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम प्रतिरोध में ये क्या है हमारा, बताइए, ये है हमारा श्रेणी क्रम प्रतिरोध। ये क्या है बताइए मेरे भाई, श्रेणी क्रम प्रतिरोध है, ठीक है। ये आपका श्रेणी क्रम जो है प्रतिरोध है। यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, ठीक है, इसको बैटरी से कनेक्ट है। ये हमारा माइनस जो है चार्ज है, ये प्लस है। बैटरी के ये प्लस माइनस टर्मिनल है और ये प्लस टर्मिनल है। और यहाँ पर मैंने, यहाँ पर मान लीजिए हमने क्या लगाया हुआ है, एम्पियर लगाया हुआ है, जो धारा को बताएगा कि कितना धारा इसमें गुजर रही है। इधर से धारा जो होती है प्लस से निकलती है माइनस की तरफ जाती हैं। और इसके जो होती है एक सिरे को इसके लास्ट वाले सिरे से यहाँ पर कनेक्ट करके यहाँ पर मैंने बैटरी लगा दिया हुआ है, ठीक है, वोल्टेज। अब यहाँ पर क्या है, माइनस, यहाँ पर प्लस है, ठीक है ये। और यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, कुंजी लगा दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर ये पहला आपका प्रतिरोध है और ये दूसरा प्रतिरोध है और ये तीसरा प्रतिरोध है, ठीक है। आप जानते हैं कि श्रेणी क्रम प्रतिरोध में धारा जो होती है सेम होती है। अगर यहाँ जो होती है धारा आई है तो यहाँ पर धारा आई रहेगा और यहाँ पर भी धारा आई रहेगा। लेकिन वोल्टेज जो होता है अलग अलग होता है। यहाँ पर V1, यहाँ पर V2 और यहाँ पर V3 वोल्टेज रहेगा। वोल्टेज क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब देखिए, अब हम आपको सिद्ध करके दिखाएंगे कि जो हमारा प्रतिरोध होता है, कुल प्रतिरोध श्रेणी क्रम का, वो क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, ओम के नियम के अनुसार, ठीक है। अब देखिए, अब ओम के नियम क्या कहता है, ओम का नियम कहता है वोल्टेज बराबर जो होता है किसके, धारा इंटू प्रतिरोध के। ओम का नियम क्या आता है, कहता है कि वोल्टेज जो होता है वो बराबर होता है धारा इंटू प्रतिरोध के। ये कहाँ से आया, तो ओम का नियम कहता है
कि ओम का नियम क्या कहता है कि जो धारा सॉरी वोल्टेज जो होता है वो होता है धारा इंटू प्रतिरोध के। अब यहाँ से हम क्या करते हैं मेरे भाई, यहाँ से हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, हमको अगर इसमें चाहिए, पहले में चाहिए कितनी धारा इसमें पहले में, तो अब इसमें बताइए पहला वोल्टेज, इसमें कितनी क्या धारा हो जाएगी बताओ। तो यह हो जाएगा हमारा आई इंटू R1 हो जाएगा। दूसरे में वोल्टेज कितना हो जाएगा, क्या होगा बताइए, आई इंटू R2 हो जाएगा। तीसरे में वोल्टेज पूछा जाएगा तो बताइए क्या हो जाएगा, आई इंटू R3 हो जाएगा। ये हमारा पहला समीकरण, ये हमारा दूसरा समीकरण, और ये हमारा क्या है, तीसरा समीकरण है। ठीक, अब क्या करते हैं, सिंपल सा काम करते हैं, फिर से ध्यान से समझिए। देखिए सब में वोल्टेज अलग अलग होती हैं। अगर वोल्टेज निकालना है कि पहले में कितना वोल्टेज है, तो हम क्या करेंगे बताइए, वोल्टेज निकालेंगे कैसे, तो धारा इंटू पहला प्रतिरोध, पहले का वोल्टेज आएगा। दूसरा वोल्टेज निकालना है तो धारा इंटू दूसरा प्रतिरोध, ठीक है, तो दूसरे का वोल्टेज आ जाएगा। तीसरा वोल्टेज निकालना आपको, तो तीसरा वोल्टेज किसके बराबर हो जाएगा, धारा इंटू तीसरा प्रतिरोध। ठीक, ये हमने लिख लिया। अब सिंपल सा काम करते हैं मेरे भाई, सिंपल सा क्या काम करेंगे, हम इधर वोल्टेज को जोड़ देंगे और इधर इन सबको जोड़ देंगे। राइट वाला चीज राइट साइड में, लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड में। तो V1 प्लस V2 प्लस क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। ये बराबर किसके हो जाएगा, I इंटू R1, I इंटू R1 प्लस क्या हो जाएगा, I इंटू R2, I इंटू R2 प्लस क्या होगा, I इंटू R3, I इंटू R3 हो जाएगा। क्लियर, अब ध्यान से समझिएगा। अब हम देखिएगा वोल्टेज टोटल, अगर कभी भी वोल्टेज आपको चाहिए होती है ना, तो टोटल वोल्टेज होता है V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है। टोटल वोल्टेज क्या होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है। टोटल वोल्टेज आपको अगर निकालना हो तो किसके बराबर होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर टोटल वोल्टेज बताइए, टोटल वोल्टेज V1 प्लस V2 प्लस V3 क्या हो जाएगा, V के बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लिख लेंगे V बराबर, यहाँ पर क्या है, सब में I कॉमन है, तो I को आप कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 बच जाएगा। क्लियर, अब देखिए V बराबर किसके होता है, तो ओम के नियम के अनुसार V बराबर होता है धारा इंटू प्रतिरोध के। V बराबर किसके होता है, धारा इंटू प्रतिरोध के। कैसे, ओम के नियम के अनुसार। तो V के जगह हम क्या लिख लेंगे, तो लिखेंगे I इंटू R। तो यहाँ लिख लेते हैं I इंटू R बराबर क्या हो जाएगा, I ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से I से I क्या होगा, कैंसिल, तो यहाँ पर R बराबर क्या हो जाएगा बताइए, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। ये क्या आया हमारा, ये क्या आया, तो देखिए जब हम ना सिंपल ऐसे जोड़ देते हैं ना, तो ये आता है श्रेणी क्रम का प्रतिरोध। तो यहाँ स्मॉल s लिख देंगे, ये बताएगा है ना टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज बताएगा। ये आ गया आपका। ऐसे इसको सिद्ध करना है, ऐसे इसको सत्यापन करना है, कैसे, ओम के नियम के अनुसार। ठीक है, ये हमने आपको क्या बताया, ओम के नियम के अनुसार जो होता है जो होता है कुल जो होता है तुल्य प्रतिरोध जो होते हैं कितना होता है, और उसका सत्यापन कैसे किया जाता है। अगर पूछिएगा आपसे आपके परीक्षा में, तो आप उसको ऐसे ही आप सॉल्व करके आएंगे। क्लियर हो गया आपको, ओके। अब हम आपको क्या सिद्ध करके दिखाते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे इसे मिटाना है। इसके बाद आपको हम बताएंगे कि पार्श्वक्रम प्रतिरोध का जो टोटल जो होता है प्रतिरोध कैसे निकाला जाता है, उसका सत्यापन करके दिखाएंगे। ठीक है, मिटा दो इसे, ओके, इसे मिटा देता हूँ, यहाँ से मिटा देता हूँ।
पूरा ये चीज ये भी मिटा देते हैं। ओके, अब सबसे पहले तो आपको फिगर बनाने आने चाहिए। फिगर आपको क्या करने हैं, बनाने हैं, ठीक है। ये हम फिगर बना देते हैं, ठीक है जी। ये हमने क्या बना दिया, फिगर बना दिया, ठीक है। समझ गए ना आप? ओके, अब यहाँ से ये बताइएगा आप लोग, सभी लोग, ये जो है आप जो देख रहे हैं फिगर, ठीक है, ये जो बना रहे हैं हम, ठीक है, ये क्या बना रहे हैं, बोलिए, ध्यान से देख करके बताइए, ये क्या बना रहे हैं हम। यहाँ पर हमने एम्पियर लगाया हुआ है जो धारा को नापेगा, और यहाँ पर प्लस टर्मिनल, यहाँ पर हमने ये अरेंजमेंट कर दिया, और आगे यहाँ पर की लगा दिया हुआ है, ठीक, समझ गए इसको। ओके, ये माइनस टर्मिनल है, ये प्लस है, अब यहाँ माइनस हो जाएंगे क्योंकि ये प्लस है, तो इसको प्लस से नहीं जोड़ेंगे, माइनस से जोड़ देंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा प्लस, ठीक है, समझ गया ना, ये प्लस हो जाएगा, और सॉरी ये माइनस हो जाएगा, और इधर से ये करंट आ रहा है, इधर से पास हो रहा है ऐसे, ठीक है, इन सब में करंट जाएगा। और यहाँ हमने वोल्टेज लगाया, यहाँ पर अरेंजमेंट किया है, ये वोल्टेज को बताएगा आपका, ठीक है, इसको यहाँ, ठीक। अब ये जो मैंने फिगर बनाया हुआ है ना, ये जो फिगर बनाया हुआ है, ये पार्श्वक्रम प्रतिरोध के ये फिगर है, पार्श्वक्रम प्रतिरोध के ये फिगर हैं। ये R1 प्रतिरोध है, ये R2 प्रतिरोध है, और ये R3 प्रतिरोध है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, आपने देखा था कि जो श्रेणी क्रम प्रतिरोध होता है उसमें धारा सेम होती है, लेकिन इसमें धारा जो होती है ना अलग अलग होती है। इसमें I1 धारा, इसमें I2 धारा आएगी, इसमें I3 धारा आएगी। और इसमें खास बात है ना कि इसमें जो वोल्टेज होता है ना, जो पार्श्वक्रम प्रतिरोध होते हैं, इसमें वोल्टेज जो होता है सेम होता है। इसमें वोल्टेज भी रहेगा, इसमें भी वोल्टेज भी, और इसमें भी वोल्टेज भी रहेगा, यानी कि प्रत्येक परिपथ में वोल्टेज समान रहते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो हमारे जो पार्श्वक्रम प्रतिरोध होते हैं, इनका टोटल प्रतिरोध क्या होता है, तो हम लिखते हैं आर पी। पी क्या होता है, ये पैरेलल बताता है, प्रतिरोध पैरेलल, यानी कि पार्श्वक्रम प्रतिरोध, है ना, बराबर किसको होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है, ठीक है, ये होता है। अब इसको हम सिद्ध करके दिखाएंगे, कैसे, ओम के नियम के अनुसार। हम सबसे पहले लिखेंगे ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या होता है बताइए, वोल्टेज V बराबर जो होता है I इंटू आर के, कैसे, ओम के नियम के अनुसार, ठीक है। अब देखिए, नीचे क्या चाहिए मेरे भाई, आर चाहिए ना, तो हाई नीचे लेकर चले जाएंगे, यहीं पर सॉल्व कर देंगे, तो V बटे में क्या हो जाएगा, आर बराबर में आई। धारा किसके बराबर हो जाएगा बताइए, V बटे आर बराबर किसके हो जाएगा, आई, यानी कि धारा बराबर होता है V बटे आर, यानी कि वोल्टेज बटे प्रतिरोध, ठीक है जी। अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसमें धारा बताइए अलग अलग होती है, तो पहले में धारा, पहला धारा क्या हो जाएगा, भी बटे पहला रजिस्टेंस, पहला मतलब पहले में करंट, पहले में धारा क्या हो जाएगी, किसके बराबर, V बटे R1 के, ये पहला समीकरण। दूसरे में धारा किसके बराबर हो जाएगी, V बटे R2 के, ये दूसरा समीकरण। तीसरे में धारा, तो तीसरे में धारा आपका क्या हो जाएगा, V बटे R3 हो जाएगा। और सिंपल सा, जैसे हम लोग उसमें काम किए थे ना, सिंपल सा, हम इधर लेफ्ट वाला चीज लेफ्ट में जोड़ देंगे, राइट वाला चीज राइट में, तो यहाँ से
I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर हो जाएगा किसके, ये V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/ आपका क्या हो जाएगा, V/R3 हो जाएगा। क्लियर हो गया ना मेरे भाई, क्लियर हुआ। अब देखिए अगर कहीं पर, देखिए कहीं पर अगर टोटल धारा निकालना हो, जैसे I1 प्लस I2 प्लस I3 है या I4 है, 5 है, 6 है, टोटल निकालना है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, हाँ I के बराबर हो जाएगा। यानी कि टोटल धारा जो होती है किसी भी विद्युत परिपथ में टोटल अगर धारा निकालना है तो क्या करेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 निकाल देंगे। जैसे टोटल वोल्टेज कैसे निकालते थे, तो V1 प्लस V2 प्लस V3, टोटल वोल्टेज कैसे निकालते थे, V के बराबर। टोटल वोल्टेज किसके बराबर होता है, V के बराबर होता है, तो ऐसे निकालते हैं। तो ऐसे टोटल धारा निकालना है तो I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I के होता है। तो कहीं पर I1 प्लस I2 प्लस I3 लिखा रहेगा तो क्या लिख लेंगे, I लिख लेंगे। यहाँ ऊपर देखिए V कॉमन है तो V को कॉमन ले लीजिए, तो जब ऊपर से V कॉमन चला जाएगा ना तो ऊपर क्या बचेगा, एक एक सब जगह बच जाएगा। तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। क्लियर हुआ मेरे भाई, ओके। अब देखिए धारा किसके बराबर होता है, ओम के नियम के अनुसार धारा किसके बराबर होता है, तो धारा बराबर होता है वोल्टेज बटे प्रतिरोध। धारा बराबर किसके होता है, वोल्टेज बटे प्रतिरोध, ओम के नियम के अनुसार। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं V/R, किसके जगह पे, धारा के जगह पे लिख दिया। और यहाँ पर V ब्रैकेट में क्या है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा, है ना जी, ओके। अब यहाँ से V क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचा बताइए, 1 और नीचे R बराबर क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या निकाले हैं आप, पार्श्वक्रम प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध, पार्श्वक्रम है ना, पार्श्वक्रम प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध निकाले हैं। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, P लिख लेंगे। ठीक है, ये क्या बताएगा बताओ, पार्श्वक्रम का कुल प्रतिरोध है, यानी कि पैरेलल जो होता है रेजिस्टेंस का कुल प्रतिरोध क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। जब भी आपको सिद्ध करने को आएगा कि आप जो होती है, आप सिद्ध करके दिखाइए कि पार्श्वक्रम प्रतिरोध पार्श्वक्रम प्रतिरोध को आप सत्यापित करिए, है ना, तो कुल प्रतिरोध को सत्यापित करिए या श्रेणी क्रम के कुल प्रतिरोध को सत्यापित करिए, तो आप इसी तरीके से सत्यापित करेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ। ओके, तो मेरे भाई आज का ये जो थियोरिकल पार्ट है मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया इस टॉपिक से, इस अध्याय से, विद्युत से। कल से हम जो है इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पिछले जो मैंने 2 लेक्चर करवाए और आज का लेकर के 3 लेक्चर, इन तीनों लेक्चर को पूरे अच्छे से देख लीजिएगा। और जितने मैंने फार्मूले इसके बताए हुए हैं उन सारे फार्मूलों को भी याद कर लीजिएगा, ताकि हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो सकें। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो शेयर करिए एंड लाइक कर लीजिए और कमेंट ज़रूर करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आपका कमेंट जब आता है तो मुझे अच्छा लगता है और मैं समझता हूँ कि हाँ, मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो लोग देख रहे हैं मेरी वीडियो को, उनको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, अच्छा लग रहा है, उनको समझ आ रहा है। तो प्लीज़ कमेंट करना भी ना भूलें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और नेक्स्ट लेक्चर में जब भी आप प्रेजेंट हों तो प्लीज़ आप पूरे न्यूमेरिकल करेंगे, जब तक आप फार्मूले याद रखेंगे तभी। नहीं तो अगर याद नहीं रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन को आप टच नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी व्यूअर से तहे दिल से धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।